Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Lai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चोलकालीन ग्राम प्रशासन के संबंध में चर्चा करेंगे और यह जो कक्षा है वह BA द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के लिए है। हालांकि सब्सिडी और प्रतिष्ठा दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लाभदायक है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। हम देखते हैं कि चोलकालीन जो प्रशासन है उसकी एक प्रमुख विशेषता ग्रामीण प्रशासन या ग्राम प्रशासन था। और ग्राम प्रशासन में हम देखते हैं कि चोलों के काल में स्वायत्तता प्राप्त थी, इस पर किसी भी तरह का केंद्रीय नियंत्रण नहीं था और इसकी जो अधिकारिता थी वह व्यापक थी। और इस रूप में ही यह इसकी विशिष्टता भी है कि चोलकालीन जो प्रशासन है वह इन्हीं कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है इतिहास में, क्योंकि यह जो प्राचीन भारत में जो आज के वर्तमान का जो पंचायती राज की अवधारणा है, कहीं न कहीं वह उन्हीं तथ्यों को ही इंगित करती कि जो सत्ता का भी केंद्रीकरण किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वायत्त प्रशासन का विकास हो और वह स्वायत्तता ऐसी हो कि जो आर्थिक, सामाजिक इत्यादि, धार्मिक या राजनीतिक इत्यादि रूपों में वह आत्मनिर्भर हो। तो हम चोल प्रशासन को देखते हैं कि इस तरह का जो अभिलेखी साक्ष्य है, उत्तर मेरू से दो अभिलेख प्राप्त हुए, एक 929 ईस्वी का और एक 919 और एक 929 ईस्वी का दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वह प्रांतक प्रथम के काल के हैं दोनों अभिलेख और स्थान है उत्तर मेरूर। और इस जो अभिलेख से हमें सूचना मिलती है, इससे पता चलता है कि ग्राम सभा की जो कार्यकारिणी समितियां थी उसकी कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत सूचना है और यह पता चलता था कि केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होता था ग्राम प्रशासन और इसको पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्राप्त थी। जो प्रत्येक ग्राम में अपनी ग्राम सभा होती थी और वह अपने प्रशासन का कार्य करती थी। जो ग्राम सभा है उसका दो प्रकार हमें देखने को मिलता है, एक उर और दूसरा सभा या महासभा। जो उर था वह सामान्य ग्राम था और जो महासभा था वह ब्राह्मणों को दान में दिया गया था। इसको अग्रहार या ब्रह्मदेय या मंगलम इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो सर्वप्रथम उर के बारे में देखते हैं। तो नीलकंठ शास्त्री महोदय उर का तादात्म्य पूर्व से स्थापित करते हैं और पूर्व जो है नगर और ग्राम दोनों के लिए प्रयोग होता था। और एक कुछ लेखों में एक जो संज्ञा है जिसे उराय ईसैंदु उरोम, मतलब कि सब ग्रामवासी उर के रूप में मिले, अर्थात कि सभी ग्रामवासी इस सभा में बैठते थे। इसका मतलब है कि सामान्य सभा थी और सभी गांव के सभी व्यक्तियों के लिए यह थी। जो कार्य समिति के समय हम अगर देखें कि इस उर की सभा थी या संस्था थी, इसकी कार्य समिति आलूगढ़म या गढ़म कहलाता था। इसका अर्थ हुआ कि शासक गढ़। और आलूगढ़म या गढ़ के समिति के सदस्यों की संख्या या निर्वाचन के संबंध, चुनाव के संबंध में किसी विशेष विधि से संबंधित जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उससे ऐसा लगता है कि कुछ सभाओं के लिए एक ही कार्य सीमित था, जैसे कुछ सभाओं के लिए एक ही कार्य समिति थी और जो सभी विषयों की देखरेख करती थी। क्योंकि कुछ कार्य समितियों में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को भी सदस्य के रूप में देखा जाता है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्य और ब्राह्मण दोनों उस समिति में रहे होंगे। फिर कहीं कहीं एक ही ग्राम में दो उरों की चर्चा है, क्योंकि 1227 ईस्वी में सात मंगलम में हम देखते हैं कि हिंदू देवदान भाग के जो निवासी थे और फिर जैन पलिचंदम लोगों का एक सभा था। तो इसी तरह फिर 1245 ईस्वी में उरत्तु कुर्रम तथा अमर कुंडी में दो उर कार्य कर रहे थे। अगर हम सभा की चर्चा करें या महासभा का, तो इसको अग्रहार या ब्रह्मदेय या मंगलम कहा जाता था, जिसके विषय में अभी हमने बताया कि यह ब्राह्मणों को दी गई दान थी जिसका प्रशासन वो स्वयं करते थे। और यह तोंड मंडलम तथा चोल मंडलम के लेखों से इसकी सूचना मिलती है कि कांची और मद्रास के क्षेत्र में जो सभाएं थी कार्य करी थी।
प्रत्येक जो सभा थी उसकी अपनी समिति थी और समिति अपने जो कार्य करती थी समिति उसको हम लोग वारियम नाम से जानते थे और इसका अर्थ है तमिल में आय या कन्नड़ में कड़ी मांग। लेकिन नीलकंठ शास्त्री महोदय ने, जो इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री महोदय बताते हैं कि यह संस्कृत के वार्य शब्द से इसका तादात्म्य स्थापित करते हैं और वार्य का तमिल में अर्थ होता है चुना हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि चुने हुए सदस्यों की भी व्यवस्था थी सभा में। फिर सभा की जो कार्य समिति थी उसको वर्णम कहा जाता था और जो वर्णम था उसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को विशेष कार्य दिया जाता था तो किसी कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति को वारियर कहा जाता था और वारियर मंदिर का प्रबंधन, देवदान भूमि के प्रमाणिक विवरण इत्यादि इकट्ठा करने का भी कार्य करता था। क्योंकि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि सुचिंद्रम के जो एक धार्मिक संस्था था वह मंदिर प्रबंधन का कार्य करता था। जो मूल परुड़ैयार नामक एक धार्मिक संगठन था। फिर बाद में अपना यह कार्य छोड़ देता है और फिर महासभा इस कार्य को करती है। हम देखते हैं कि किसी किसी ग्राम में उर तथा सभा दोनों संस्थाएं कार्य करती थी, क्योंकि पहले यह उर के रूप में थी और ब्राह्मणों को दान में दे दी गई, इसलिए यहाँ ब्राह्मणों ने अपनी अलग एक सभा बना ली। इस तरह दोनों सभाएं काम करती थी। ग्राम सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या मिलती है। जो ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या है वह हर जगह समान नहीं थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग थी। कहीं कहीं सभी सदस्य जो वयस्क सदस्य थे, इसके जो वयस्क पुरुष थे गांव के वह इसके सदस्य होते थे, तो कहीं कहीं निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था थी। और सदस्यों के निर्वाचन के लिए योग्यताएं भी निर्धारित होती थी। जो बैठक होता था वह मंदिरों या मंडपों में होता था और बैठक का जो निर्धारित स्थान था उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता था। जो बैठक था वृक्षों के नीचे, तालाबों के इत्यादि के किनारे भी हो सकता था और ढोल पीट कर आहूत किया जाता था बैठक को और सभी को सूचनाएं भी दी जाती थी। प्रत्येक सभा या महासभा के अंतर्गत कई समितियां थी, इसको वारियम कहा जाता है। अगर उन समितियों को अलग अलग जो समितियां हैं उन पर कुछ नामों की चर्चा करेंगे, जैसे दान विभाग, भूमि प्रबंधन की समिति, दान विभाग की समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, उपवन समिति, सिंचाई समिति, अगर मंदिरों के लिए व्यवस्था की देखरेख के लिए समिति, लेखा जोखा के देखरेख के लिए समिति, मार्गों और सड़कों की देखरेख के लिए समिति इत्यादि बहुत विभिन्न प्रकार की समितियाँ थी। उत्तर मेरू जो प्रांतक प्रथम काल का 2 अभिलेख मिला है, जिसके चर्चा हमने पहले किया है 919 ईस्वी और 929 ईस्वी में, उसमें सदस्यों के चुनाव और कितने गांव में कितने वार्ड होते थे इसके विषय में चर्चा है कि सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। तो प्रत्येक गांव 30 वार्डों में बटा था और उसके लिए सदस्यों के लिए योग्यताएं थी, उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, वह नेक और चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसके पास 1/4 वेली यानी कि 1.5 एकड़ की भूमि हो, फिर वेद का ज्ञाता हो, अपना उसका आवास हो और पिछले 3 वर्षों से वो किसी समिति का सदस्य न हो। इसी तरह जो निरारताएँ थीं कि ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी हो, चरित्रहीन हो, भ्रष्ट हो, शूद्रों के संपर्क से दूषित हो गया, इस तरह के व्यक्ति को समिति में के चुनाव में भाग नहीं लेना होता था। और लॉटरी सिस्टम से समिति के सदस्यों का चुनाव होता था। अगर प्रत्येक वार्ड से सदस्यों जो जिनको भी चुनाव लड़ना है, जो योग्यता को पूरी करते हों, वह भाग लेते थे और उसको एक पात्र में पर्ची बना के उसका नाम लिख के डाल दिया जाता था और अबोध बालक से उसको निकलवाया जाता था। जिसका नाम आ जाता था वह उस समिति का सदस्य चुन लिया जाता था। और इन समितियों के जो सदस्य थे उनके विषय में हम देखते हैं कि इन समितियों से जो समितियां बनी थीं, जैसे दान विभाग समिति या सिंचाई समिति, इसके अलावा भी एक समिति होती थी, जैसे वो सामान्य सदस्यों की समिति होती थी, जिसको जो इन समितियों से अलग थी, इसको संवत्सर वारियम कहा जाता था। संवत्सर वारियम जो समिति थी वह सभी समितियों की देखरेख काम करती थी और इसमें अनुभवी लोग जो समितियों का कई सालों से सदस्य रह चुके थे, जिनके पास पर्याप्त अनुभव था, वह इस समिति के सदस्य थे और इन समितियों पर एक तरह से उनका देखरेख का कार्य करते थे। और अगर हम देखें कि ये समितियां क्या कार्य करती थी तो इनको पर्याप्त स्वायत्तता थी इन समितियों को। और इसके विषय में हम देख रहे हैं कि
उनके पास सामूहिक भूमि होती थी, उसका प्रबंधन हुआ करते थे, उसको बंधक रख सकते थे, बेच सकते थे, फिर न्याय का भी कार्य करते थे ये समितियाँ। और हम देखते हैं कि आपसी झगड़ों का निपटारा करती थी। फिर ये बैंक के रूप में भी काम करती थी। यहाँ बैंक के रूप में भूमि, धान्य जमा किया जाता था, फिर ब्याज दिया जाता था। और या कर वसूलने, कर लगाने और बेगार इत्यादि लेने के लिए भी स्वतंत्र थी। हम देखते हैं कि समितियाँ मंदिरों का प्रबंधन इत्यादि भी किया करती थीं। शिक्षण संस्था या स्वास्थ्य संस्था या दान गृहों या ग्राम सभा की जो मंदिरें होती थी उनके प्रबंधन का काम करती थी। और राजस्व संग्रह करके प्रत्येक वर्ष वार्षिक कर या केंद्र को भेजती थी। अगर केंद्र को यह वार्षिक कर नहीं भेजती थी तो इस पर केंद्र का दबाव आता था। और पूर्व परवर्ती काल में हम देखते हैं चोल युग में कि ग्राम की जो समितियां और ग्राम सभा और केंद्र में कुछ हम देखते हैं कि केंद्र का नियंत्रण भी स्थापित हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ ग्राम सभाओं में अराजकता इत्यादि का और प्रशासनिक अराजकता इत्यादि का माहौल था। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि सामान्य रूप से आपसी प्रेम व्यवहार से ही जो ग्राम और केंद्र का आपसी जो सामंजस्य था बहुत ही सही था, और इसमें किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं था। केंद्र के नियम भी ग्राम सभा के सहमति से ही बनाए जाते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी समितियाँ होती थी, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और बहुत सारे सामाजिक समुदाय थे जो कि सभाओं के जो ग्राम सभा हैं उसके जीवन और संपत्ति में की वृद्धि करते थे, स्वास्थ्य की देखभाल करते थे और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य करते थे। इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगठन जैसे शिव, हम देखते हैं कि एक वैखानस जो वैष्णव पुजारियों का समुदाय था, उसी तरह शिव ब्राह्मण नामक सभा था। उसी तरह हम कई अल नलिगय, पतिपाद इत्यादि, मूलतर इत्यादि संस्थाओं को भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि गांव शहरी सड़कों और मार्गों में बटा था। शहरियों में भी शहरियों के लोग जो होते थे वह सभा के सदस्य हुआ करते थे, जो समितियां हुआ करती थी, ग्राम सभा की समितियां उसके सदस्य भी हुआ करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारिक समितियां भी थी जिसमें मणिग्रामम या वॉलंटियर आदि की चर्चा की जा सकती थी। और विभिन्न प्रकार के पेशेवर समुदाय भी अपने हित के लिए समुदाय बना लिए थे, लेकिन सभी लोग ग्राम सभा के नियंत्रण में ही काम करते थे और समितियों के लगभग सदस्य भी हुआ करते थे। इस प्रकार जो ग्राम प्रशासन था वह एक गणतंत्र का रूप लिया हुआ था। इसको व्यापक स्वायत्ता थी और केंद्र का दबाव नहीं होता था। और यही चोलकालीन ग्राम प्रशासन की विशेषता थी। वह जन समुदाय के जीवन और संपत्ति की रक्षा करती थी, स्वास्थ्य की रक्षा करती थी,